नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी हुई है, जहां पर करीब 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दूसरी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और वहीं तीसरी खबर झज्जर से है, जहां पर पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी के आरोप के मामले में महापंचायत किया गया है। वहीं चौथी खबर सोनीपत से है, जहां एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो 4 तमाम बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे। यहां पर पहली खबर भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीति लगातार जारी है और आपको बता दें कि नेपाल में पोखरा में यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। तो ये तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पोखरा एयरपोर्ट पर भीषण विमान हादसा हुआ है। करीब 68 यात्रियों को लेकर ये विमान पहाड़ से जा टकरा है, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। फिलहाल अब तक की खबर के अनुसार 36 शव जो है बरामद कर लिए गए हैं। वहीं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी खबर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर है, जहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से बढ़ चढ़ के चुनाव की तैयारी जो है की जा रही है। और धनखड़ खाप की महापंचायत बिठाई गई। महापंचायत में आपको बता दें कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ महापंचायत है, जिसमें पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगा है और उसी के विरोध में महापंचायत बैठाई गई, जिसमें पीड़िता के पिता भी शामिल हुए थे। और वहीं चौथी खबर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना किस तरीके से की जा रही है, उसकी बानकी जो है दिखाई जाएगी। आपको बताएंगे किस तरीके से एनजीटी की तरफ से जो आदेश जारी किए गए उसकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। पोखरा एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ है, यहां पर करीब 68 यात्री सवार थे। तो शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से, जहां पर नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और बचाव कार्य लगातार जारी है। काठमांडू से पोखरा जा रही यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान पोखरा के पास दुर्घटनाग्रस्त विमान पर 68 यात्री सवार थे। हादसे वाली जगह से अभी तक 42 शव बरामद हो चुके हैं और इस हादसे के बाद से नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस विमान को लेकर जानकारी सामने आई है कि लैंडिंग से पहले ही हवा में प्लेन में आग लग गई थी। विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह प्लेन क्रैश पोखरा एयरपोर्ट के पास ही हुआ है। तो लैंडिंग से पहले ही ये प्लेन जो है पहाड़ से जा टकराई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये प्लेन। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ, जिसमें करीब 68 पैसेंजर सवार थे। खबर लिखे जाने तक आपको बता दें कि करीब 42 लोगों का शव बाहर निकाला गया है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर हादसा, बता दें कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करीब 14 दिन पहले किया गया था और ऐसे में इस प्लेन में करीब 5 भारतीय और 5 रूसी नागरिक भी सवार थे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल 42 शव बाहर निकाले गए हैं और ठीक लैंडिंग से पहले ये विमान जो है पहाड़ से जा टकराया, जिसके बाद ये भीषण हादसा हो गया और इसमें करीब 42 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर टीम जो है पहुंच चुकी है और लगातार इस पर आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। नेपाल सरकार ने
आपको बता दें कि अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ है। विमान में 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे और फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसमें करीब 42 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि विमान लैंडिंग होने ही वाला था और लैंडिंग से ठीक पहले ये पहाड़ से जा टकराया, जिसके बाद ये भीषण हादसा हो गया। और ये विमान में करीब आपको बता दें 68 लोग सवार थे, इसके साथ 4 क्रू मेंबर्स भी थे और ऐसे में करीब 42 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। एक भीषण हादसा और दुखद खबर। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम चुनाव के लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां प्रदेश की सत्तासीन बीजेपी ने पिछले दिनों पंचकुला में बैठक थी, वहीं अब प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ताल ठोक दिया। पार्टी ने नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया और चुनाव की तैयारियों और रणनीति को अभी से जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी और पूर्व मंत्री गीता भूकल को मानेसर के लिए चीफ ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। उनके साथ 4 और नेताओं को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गुरुग्राम के लिए वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनके साथ 4 और विधायकों को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस सिंबल पर लड़े जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी और सीएलपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 जगह की गुड़गांव जिला, फरीदाबाद व मानेसर 3 जगह की कमेटियां बनाई गई है। जो कमेटी जो वहां पर नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे पार्षद है और चेयरमैन है उनका चयन करेगी। उसके साथ साथ वहां पर चुनाव के अंदर वहां बैठकर चुनाव की तैयारी करेगी और मुझे उम्मीद है हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़े जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी और सीएलपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 जगह की गुड़गांव जिला, फरीदाबाद। तो कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर नियुक्ति की है। कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, खासतौर पर कई नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया ताकि ये नेताएं जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर ऑब्जर्व करें और वहां पर कामकाज जो है स्थानीय जो नेता है उनके कामकाज को देख के उसको फीडबैक ले। और इसके साथ ही कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नगर निगम चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी तरीके का कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं, कई नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल अलग अलग जगह पर कई विधायकों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक लेना है। वहीं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बजरंग दास प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि नगर निगम का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कैसी तैयारियां की जा रही है? वीरेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो वीरेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी वीरेंद्र जी, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कितनी तैयारी, बीजेपी कितनी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, एक जैसी मजबूती के साथ तैयारी करके लड़ती है
और नगर निगम का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। हम लोग दूसरी जो पार्टी है वो तो अभी तैयारियां शुरू करेंगी, लेकिन हम तो महीनों पहले से इस दिशा में अपना संगठनात्मक ढांचा जो धरातल पर होता है, मतदाताओं की जो मतदाता सूची का पन्ना होता है, हम पन्ने और आधे पन्ने तक अपने संगठन को सक्रिय करते हैं हर चुनाव में। उस लिहाज से हम लगे हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में जिन निगमों के चुनाव हैं वहां हमने जो काम किए हैं, जनता को जो बेहतरीन सुविधाएं दी हैं, उन कामों को लेकर उनका ब्यौरा लेखा जोखा करके जनता के बीच में जाएंगे। और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निगम में किसी और को अवसर न दें, अवसर देने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि जगह जगह पर ऑब्जर्वर जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है नगर निगम चुनाव को लेकर? मैडम जी, कांग्रेस तो हमेशा ही तैयार रहती है। जहां तक नगर निगम चुनाव का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें हमने जैसे मानेसर है, गुड़गामा और फरीदाबाद 3 कमेटियां बना दी गई है। उस कमेटियां का काम क्या होगा, एक तो सबसे संपर्क करके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाना, उनका चयन करना, और उसके बाद वही कमेटी जो है आगे की चुनाव का रेख देख करेगी। जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो हरियाणा के हालात है, हरियाणा के हालात क्या आपके सामने ही है। आज प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति, आम जनता सरकार के काम से बेहद खपा है और दुखी है। जहां तक फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव का सवाल है, फरीदाबाद जो नगर निगम में आपके सामने है, आपने कई बार डिबेट भी करी है जी। बिना काम किए फर्जी बिल बनाकर, फर्जी टेंडर होकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। और यहाँ तक कि एक नया कानून और लाए हैं नगर निगम निकाय के माध्यम से व्यापारियों पर, छोटा व्यापारी है कि रेडी वाला है, कि ये किराने वाला है, हलवाई है, या कोई दुकानदार है, फैक्ट्री वाला है, होटल वाला है, हॉस्पिटल है, सभी पर नया टैक्स इन्होंने लगा दिया है। और जहां तक विकास नाम की कोई चीज नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर की व्यवस्था खराब पड़ी है, सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 100% कांग्रेस इसके अंदर विजय हासिल करेगी। जी। वीरेंद्र जी, बजरंग जी को सुना आपने, उन्होंने तमाम बातें कही कि जनता जो है सरकार से नाखुश है, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात कह रहे हैं आप, और इसमें विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता नाखुश है। आपका क्या कहना है? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बजरंग दास गर्ग ये कह देंगे कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, तो इनकी दुकानदारी राजनीति की सिमट जाएगी। आजकल तो ये राजनीति को दुकानदारी कहते हैं ना। राहुल गांधी इनके नेता कह रहे हैं कि मैं प्रेम की दुकान खोलता घूम रहा हूँ। तो इनकी जो प्यार की फर्जी दुकानदारी है वो ठप हो जाएगी जिस दिन ये कहने लग जाएंगे कि हरियाणा की जनता हमसे खुश है, हमारी सरकार की परफॉर्मेंस से। हम पारदर्शी शासन दे रहे हैं, हम भ्रष्ट लोगों को जेलों में ठोक रहे हैं, हम शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से आधारभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से दे रहे हैं। हमने आम हरियाणवी के जीवन को सुखमय बनाने वाले ढेर सारे काम किए हैं। कांग्रेस भी राज में रही है ना, 2 टर्म रहे हमारे आने से पहले। अगर इन्होंने ढंग के काम किए होते तो इनकी दुर्गति नहीं होती। दूसरी बात है कि जो भी कुछ चुनाव होते हैं ना, वो संगठन लड़ते हैं, कार्यकर्ता लड़ते हैं। कांग्रेस की दुर्गति ये है कि पिछले कई सालों से इनके तीसरे अध्यक्ष आ गए, लेकिन आज तक ये अपना प्रदेश में संगठन तक नहीं बना पाए। तो जिनका प्रदेश में संगठन तक नहीं बना, वो निगम का चुनाव या कोई चुनाव लड़ेंगे भी तो कैसे लड़ेंगे? इनकी लड़ाई होती है संगठन। वीरेंद्र जी, लौटूंगी। बजरंग जी, वीरेंद्र जी संगठन की बात कर रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से कांग्रेस पर यही आरोप है कि कांग्रेस का कोई भी संगठन नहीं है, और इसी की वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस जो है मजबूती फिलहाल हरियाणा पे नहीं बना पा रही है। आपका क्या कहना है संगठन के ऊपर? क्यों संगठन जो है फिलहाल हरियाणा में मजबूत नहीं है? क्या आपका ये मानना है? देखिए, संगठन सड़कों पे दिखता है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा के अंदर
पूरा हरियाणा सड़कों पे निकला हुआ था, लाखों लोगों ने इसके अंदर भाग लिया, 36 बिरादरी के लोगों ने, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसने इसमें भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भाग ना लिया हो। और जहां तक संगठन का सवाल है, मजबूती से हम कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है। रहा निकाय चुनाव का, निगम चुनाव का सवाल, निगम चुनाव के अंदर मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार कहते हैं भी हमारा तो ईमानदारी सरकार है, फलाना है, ईमानदारी इस बात से पता लगता है ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो मामला था उसकी सर्वे के लिए उन्होंने एक टेंडर दिया था जयपुर की कंपनी को, 18 करोड़ 11 लाख रुपए का टेंडर दिया और वो सर्वे सारी गलत हुई, बड़ा भारी विरोध रहा। नगर निगम के काफी कमेटियों ने, हिसार की नगर निगम है जो गौतम सरदाना बीजेपी का चेयरमैन है, इनके पार्षद, उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया कि ठेकेदार की पेमेंट ना की जाए, सारी सर्वे गलत है और इसकी पेमेंट रोका जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिटर्न के अंदर प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा, मगर 18 करोड़ 11 लाख की पेमेंट की बजाय उसको 42 करोड़ 50 लाख की पेमेंट उस ठेकेदार को दे दी। ये तरह घोटाले की सरकार है, नया घोटाला बनाई जो बताया, जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है। और जहां तक कहते हैं अभी कांग्रेस की बात करते हैं, मैं जवाब दे, मैंने मुझे बोले मेरे भाई वीरेंद्र जी, फिर आप दे देना जवाब, मेरी सुन लो, आपका टाइम आओ जब जवाब दे देना। मेरी बात पूरी जांच की थी क्या है आज चुनाव के मामले में, आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आज महंगाई है, बेहताशा महंगाई, बेहताशा बेरोजगारी, यहां तक कि लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर। मैं जहां चुनाव हो रहे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, डेली मैं 3 जिलों की बात कर रहा हूं, बाकी हरियाणा की बात तो बाद में करूंगा। वहां ऐसा लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब है, डेली किडनैपिंग, व्यापारी फौती मांगना, हत्या की वारदातें होना, और पूरे हरियाणा के अंदर आज भी रिवाड़ी के अंदर देख लो। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, तमाम तैयारियां जो है दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बजरंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम तैयारियां जो है लगातार की जा रही है। नगर निगम का चुनाव है और ऐसे में चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी सख्त है और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसके पाले में ये चुनाव की जीत जो है जाती है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर कोच के साथ छेड़खानी के आरोप के मामले को लेकर खाप पंचायतें मुखर होने लगी है, जिसको लेकर झज्जर जिले के गांव डाफला में धनखड़ खाप ने महापंचायत का आयोजन किया था। महापंचायत में पीड़िता के पिता भी मौजूद थे, साथ ही खापों के कई नेताओं भी पंचायत में शामिल हुए हैं। तो धनखड़ खाप की महापंचायत की गई और महापंचायत में छेड़खानी के मामले में यह महापंचायत की गई थी। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का आरोप है और एक जूनियर कोच ने उन पर आरोप लगाया है। फिलहाल उसके खिलाफ धनखड़ खाप की महापंचायत बैठाई गई। इस महापंचायत में पीड़िता के पिता भी शामिल हुए, तमाम कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं और इसका विरोध किया जा रहा है। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। महापंचायत बुलाई गई थी और ऐसे में भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी है? महापंचायत बुलाई गई थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है महापंचायत से निकलकर सामने आई है? देखिए श्रावणी, आपको बता देंगे आज झज्जर जिले के गांव डावला में धनखड़ खाप के चबूतरे पर महापंचायत का आयोजन किया गया और उसमें जो है खापों के प्रतिनिधि और नेता जो है काफी बड़ी तादाद में वहां पर चबूतरे पर पहुंचे और सभी ने अपने संबोधन में अपनी बात रखते हुए खेल मंत्री को दोषी ठहराते हुए कहा है कि झज्जर जिले की बेटी को न्याय दिलाना चाहिए और हरियाणा सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई खेल मंत्री के खिलाफ करनी चाहिए और खेल मंत्री को बचाने का काम हरियाणा सरकार ही कर रही है। फिलहाल जो है बिल्कुल भी जो है जो आज जो पंचायत हुई थी उसमें जो खापों के प्रधान थे उन्होंने सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं जताया है और साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा सरकार ही खेल मंत्री को अपने बचाने का काम कर रही है, हमारी बेटी को न्याय नहीं दिलाया जा रहा। फिलहाल जो है 2 दिन का जो अल्टीमेट जो है अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे और उन्हें भी आश्वासन दिया था कि 2 दिन का अल्टीमेट है और जल्द से जल्द हरियाणा सरकार कोई कड़ा
रुख ले। बाकी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अभी कमेटी डिसाइड की हुई है और जो कार्रवाई चल रही है, और बाकी जो है फिलहाल खेल मंत्री को ही बचाने का काम करे। तो ऐसे में वहां पर भी ये बात रखी गई थी चबूतरे पर। अभी खाप पंचायत जो है अपने अपने अलग अलग संबोधन में वक्ता जो है संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल मंत्री को ही हरियाणा सरकार बचा रही है और खेल मंत्री को जो घिनौनी हरकत की है उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो है हाईकोर्ट की भी कोई ना कोई नेता जो है हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनसे भी जांच की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। और कोई सुमित, महापंचायत को कितने लोगों का समर्थन मिला है, कौन कौन शामिल हुआ था, इसके साथ ही कुल मिलाकर क्या आम जनता का भी समर्थन महापंचायत को मिला? देखिए, आम जनता की बात करें तो आम जनता तो वहां पर मौजूद है ही, और जो है 360 के भी प्रधान है, 52 गांवों के भी प्रधान है और 5 गांव भी हैं, और दिल्ली से भी खाप पंचायत है और किसान नेताओं का भी है, किसान नेता भी खाप पहुंचे हैं। और जो सभी जो जितने भी खाते हैं हरियाणा में वो सब यहाँ पर आज धनखड़ खाप के चबूतरे पर पहुंचे और अपना समर्थन भी दिया। और साथ ही पॉलिटिक्स की बात करें तो नवीन जय हिंद जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और कड़े शब्दों में जो हरियाणा सरकार के जो मंत्री है उनकी निंदा की है। और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उनकी निंदा की है कि उनके ही गाँव के ही नजदीक में ही झज्जर जिले के गाँव की लड़की है और उन्हें न्याय दिलाने में वो पीछे हट रहे हैं। फिलहाल जो है खेल मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ग्रेप 3 की डायरेक्शन के मुताबिक सभी प्रकार के निर्माण कार्य, लोडिंग अनलोडिंग बंद के आदेश हैं। राडदाना सेक्टर 34 में ग्रेप 3 नियमों के खिलाफ कार्य चल रहा है। आईसीस लैंडमार्क प्लॉटिंग कॉलोनी सेक्टर 34 में स्थित कंपनी पर नियमों के खिलाफ कार्य करने के आरोप लगे हैं। एनजीटी के नियमों के प्रति 13 तारीख को 10 लाख का नोटिस देकर कार्य बंद कराया गया था। तो नोटिस के बाद कार्य बंद का आदेश जारी किया गया था, उसके बावजूद भी कार्य चल रहे हैं। एनजीटी के आदेशों की अवहेलना किस तरीके से की जा रही है ये सोनीपत में देखने को मिला। ग्रेप 3 के डायरेक्शन के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। डायरेक्शंस लगी हुई है जिसमें कि सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद है, सभी प्रकार की एक्सकेवेशन एक्टिविटीज बंद है, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मटेरियल बंद है और प्रॉपर डस्ट मिटिगेशन मेजर्स हमें लेने हैं। मटेरियल्स को ग्रीन शेड से कवर करना होता है। तो इसी डायरेक्शंस की कंप्लायंसेस में मैं 11 तारीख को एक ओएसिस लैंडमार्क एलएलपी करके प्लॉटेड कॉलोनी का प्रोजेक्ट है। गांव वालों के रास्ते की जेसीबी है हमारे। अरे तेरे प्रोजेक्ट में गांव वाले के रास्ते क्यों जेसीबी चल रही थी? अब तेरे घर में कोई गांव वाला आके काम करने देगा तू? गांव का सर रास्ता टूटा हुआ है नहर के किनारे, तो वो सर अंदर से जा रहे हैं। आपने देखा होगा सर, आप वहाँ से बोलेरो लेके गए हो, पूरी एकदम पब्लिक वहीं से जा रही है अंदर। लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी, ब्रिक वर्क हो रहा था? ब्रिक वर्क नहीं हो रहा, नहीं हो रहा था। और अगर होता हुआ मिल गया तो? अगर नहीं हो रहा था तो मेरे से जो कहेगा वो करूंगा, और अगर होता हुआ मिल गया तो बता तू क्या करेगा? सर आज कोई काम नहीं हुआ सर। होता हुआ मिल गया तो क्या करेगा मेरे को ये बता। जो होगा सर उस बंदे को हम लोग अंदर, उस बंदे को नहीं, तू क्या करेगा? तू रिजाइन देगा? ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, एनजीटी के आदेशों के बावजूद भी उसके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए एनजीटी के आदेशों की अवहेलना जरूर की जा रही है और लगातार जब अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी मौके पर पहुंचकर 10 लाख रुपए का जुर्माना 3 दिन पहले लगाकर गए थे और उन्होंने निवेदन किया था, पार्टी जो निजी कंपनी है उससे निवेदन किया था कि आप काम को बंद कर दें, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी के आदेश है आप करीब 10 दिन के लिए रुके और इसके बाद आप काम अपना शुरू करें। जब तक एनजीटी के आदेश ना हो आप काम ना करें। लेकिन जो टीम है, एनजीटी की टीम है, उनको ठेंगा दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए कंपनी ने फिर से काम शुरू किया। तो फिर से अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने फिर से निवेदन किया, लेकिन अधिकारी पर गर्म होते हुए जो कंपनी के जो मालिक थे वो गर्म होते हुए दिखाई दिए। तो जो एनजीटी के जो अधिकारी थे उन्होंने फिर निवेदन किया, लेकिन उनके निवेदन को ना माना। फिर से 10 लाख रुपए का एक जुर्माना फिर से
जो थोपा गया है और कंपनी लगातार 20 लाख रुपए का जुर्माना, जो एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की तो 20 लाख रुपए का जुर्माना जरूर उनको कहा गया है, लेकिन अनदेखी का शिकार जो है आम जनता होती है एनजीटी के लाजपत। क्योंकि देखिए जुर्माना भी लगा दिया गया, एनजीटी की तरफ से रोक भी लगाई गई थी, उसके बावजूद भी आदेशों की अवहेलना किस तरीके से की जा रही है। 3 दिन बाद भी वही कार्य दोबारा से शुरू किया गया। साफ तौर पर न कानून का कोई डर, न प्रशासन की तरफ से कोई डर दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो सीएम फ्लाइंग है, क्योंकि अभी विभाग की एजेंसी है, उनकी पैनी नजर रहती है और वो लगातार अपने धर्म को निभाते हैं और लगातार शिकायतें जब मिलती हैं तो उसको काम जरूर किया जाता है। लेकिन इनको भूमाफिया जरूर कहेंगे, भूमाफिया इसलिए कि जो बदमाशी का जो रूप दिखाते हैं और तानाशाही दिखाते हैं, सरकार के सामने अकड़ कर खड़े होते हैं, ये वही व्यक्ति है जो सरकार को ठेंगा दिखाते हैं। लेकिन लगातार जो है क्योंकि विभाग की जब पैनी नजर रही और जब अधिकारी को बुलाया गया और मौके पर पहुंचकर सभी टीमों ने काम किया तो 20 लाख रुपए का जुर्माना जरूर किया गया है। लेकिन लगातार जो कंपनियां हैं वो मोटे दाम पर जो जमीन का खेल रहे हैं, गरीब व्यक्तियों को नोचा जा रहा है, अमीर व्यक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो प्लॉटिंग की जा रही है वो अमीर आदमियों के लिए की जा रही है, गरीब व्यक्तियों को आज भी पीछना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जैसे व्यक्ति जो अपना घर बना लाजपत एनजीटी के आदेशों की अवहेलना तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ कदम इनके खिलाफ उठाया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए लाजपत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।